दोस्तों नमस्कार। ज्योग्राफी की आज हमारी 10वीं क्लास है और 10वीं क्लास हमारी डिपेंड है कंसेप्ट ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप के कंसेप्ट के ऊपर कि भूकंप की तरंगें कैसे चलती हैं, कैसे पहुंचती हैं और कौन कौन सी तरंगें पृथ्वी के ऊपर आके एक डैमेज क्रिएट करती हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझना शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमने एक बॉक्स बनाया है ये पृथ्वी की गहराई का बॉक्स है। यानी जैसे हमने ऊपर लिखा है पृथ्वी का धरातल, सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जहाँ पर हम खड़े होते हैं मैदान पे या ज़मीन पे, खेत में, वो धरातल है। उसकी गहराइयों में जो पृथ्वी है वहाँ से भूकंप की तरंगें पैदा होती हैं, पृथ्वी की गहराइयों से यानी बहुत नीचे से। लेकिन उन तरंगों का पैदा होने का कारण क्या है, पहले हम वो कर लेते हैं। यानी भूकंप की तरंगें या भूकंप का कारण क्या है। तो पहला कारण है जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन। दूसरा कारण है पृथ्वी की आंतरिक हलचल, उसको हम बोलते हैं, यानी वो गर्मी हो कुछ भी हो लेकिन उसको नाम आंतरिक हलचल के रूप में दे दिया जाता है। अब देखें, दूसरा विवर्तन का तो हमारा कंसेप्ट और चैप्टर ही कंप्लीट अलग से रहेगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो महासागर और महाद्वीप हैं उन्हीं को प्लेट बोलते हैं। जैसे अंटार्कटिका है, प्रशांत महासागर है, भारतीय उपमहाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, इन्हीं को प्लेट बोलते हैं। और जब वो प्लेटें पृथ्वी के ऊपर आपस में रगड़ खाती हैं, टक्कर लगती है उनकी, तो उसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन। एक तो कारण ये हुआ बाहरी कारण। एक होती है पृथ्वी की जो एंडोजेनिक फोर्स हैं, जो आंतरिक उसकी शक्तियां हैं, गर्मी है, लावा है, बहुत सी चीज़ों के कारण हैं। जब वो वहाँ पर एक डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये भूकंप पृथ्वी की अंदरूनी हलचलों के कारण आया है। तो उस भूकंप का आने का कारण इन तीन तरंगों का बनना है, और तरंगों के बनने का कारण ये दोनों है हमारे प्लेट टेक्टोनिक और आंतरिक हलचल। तो इनके होने के बाद पृथ्वी के गर्भ में जो तरंगें पैदा होती हैं उनके बारे में हमारा ये अगला कंसेप्ट है। तो ये पॉइंट मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो पृथ्वी की गहराई में आंतरिक हलचल और प्लेट टेक्टोनिक के कारण भूकंप की तरंगें पैदा हुई। तो ये पृथ्वी का धरातल है, इसको ध्यान से देखना। पहली तरंग का नाम है प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंगें, फिर दूसरी सेकेंडरी और तीसरी लॉन्ग। तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसा इनको डायग्राम में ड्रॉ किया है, ये सबसे नीचे से आ रही है, फिर ये थोड़ा ऊपर से आ रही है, और ये बिल्कुल धरातल के नज़दीक से है। बहुत बार प्रश्न बनता है कि धरातल के सबसे नज़दीक से या धरातलीय तरंग ही किसको बोलेंगे। तो धरातलीय तरंग किसको बोलेंगे, जो तीसरे वाली है, लॉन्ग है, उसको बोला जाएगा। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग, यानी पहले पहली आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर लॉन्ग आएगी। अब देखें, इन तीनों तरंगों के स्वभाव के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा पता लगे कि भूकंप की कौन सी तरंग डैमेज करेगी। जैसे हमने लिखा प्राइमरी, तो प्राइमरी तरंग के बारे में लिखें कि ये जो पहली तरंग है ये सबसे तेज है, और स्पीड लिख सकते हैं हम 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड, इसके चलने की स्पीड है, सबसे तेज है। तो इसीलिए सबसे पहले आती है, और ये तरंग ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड गैस से गुजर सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारे तीनों मीडियम हैं वहाँ से पहली तरंग गुजर जाती है। ठोस, द्रव, गैस से गुजरने के कारण ही इसका जो स्वभाव है वो कैसा माना जाता है, ध्वनि तरंगों के समान है। ध्वनि तरंगों के समान कौन सी तरंग है, पहली तरंग है। तो ये भूकंप की पहली तरंग हमने यहाँ पर किया,
इसका स्वभाव हमने किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निहत्थे नहीं बैठे होंगे, इनको आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि इन्हीं का कंसेप्ट बनने वाला है। सबसे गहरी है ये तो हमने लिख ही लिया है, या इसको लिख भी देते हैं। ये सबसे गहराई से आती हैं, सबसे गहरी होती है। डैमेज के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये था प्राइमरी वेव्स के बारे में। दूसरी तरंगे यानी सेकेंडरी जो हमने यहाँ पर लिखी है, सेकेंडरी तरंगे, ये तो हमें पता लग गया कि प्राइमरी के बाद आती है। ये ठोस से गुजरती हैं, ये चेंज आ गया देखिए दूसरी तरंग में कि ये ठोस से गुजरती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये लिक्विड से, ये गैस से नहीं गुजरती। यही इसका कारण है कि ये तरंगें जब पृथ्वी की गहराई से चलती हैं, यही कारण बनता है कि हम पृथ्वी के गर्भ को जान पाते हैं। जहाँ जहाँ से दूसरी तरंग मुड़ जाती है, यानी जैसे दूसरी तरंग चली तो मान के चलो कि अगर यहाँ पर पानी आ जाता है तो ये क्या करेगी, लिक्विड से तो गुजरेगी नहीं, अपना रास्ता बदल लेगी। तो हमें पता लगता है कि पृथ्वी की कितनी गहराइयों तक पानी होगा या कितने किलोमीटर तक पानी पाया जाता है, फिर दोबारा पानी पाया जाता है। तो पृथ्वी के गर्भ को जानने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है भूकंप और ज्वालामुखी। तो ठोस से गुजर सकती है। दूसरा पॉइंट, पी से धीमी है, यानी जैसे हमने लिखा था कि पी सबसे तेज है, तो ये पी के मुकाबले तो स्लो है। वो 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड थी, तो ये 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड है। तो इसको बोलते हैं कि ये प्रकाश तरंगों के समान है। जैसे पहली हमने लिखा था ध्वनि तरंगों के समान है, तो ये प्रकाश तरंगों के समान है। इतना पॉइंट यहाँ पर हुआ। दूसरे का स्वभाव हुआ। हमसे सिर्फ पूछा जा सकता है कि द्रव से कौन सी नहीं गुजरती, धरातल के पास कौन सी चलती है, सबसे पहले कौन सी आती है, सबसे तेज कौन सी है, सबसे गहरी कौन सी है, सबसे कम गहरी कौन सी है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तीसरी जो तरंग है वो आप देखें, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा जिग जैग वे में, यानी आड़े तिरछे ढंग से बनाया हुआ है। वही इसका स्वभाव है। एल वेव्स या लॉन्ग तरंगे जिसको हम बोलते हैं, ये जिग जैग वे में यानी आड़े तिरछे ढंग से चलती हैं, आड़े तिरछे ढंग से चलती हैं। दूसरा, धरातल पर ही चलती हैं, धरातल पर चलती हैं, केवल धरातल पर ही चलती हैं। सबसे धीमी है, सबसे धीमी है, यानी पहली दूसरी तीसरी तरंग जब हम करते हैं तो स्पीड क्रमशः घट रही है, डिक्रीज हो रही है। पहली तेज, तीसरी सबसे स्लो है। तो स्पीड भी हम इसकी लिख सकते हैं 1 से 2 किलोमीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है तीसरी की। तो ये हमने वो स्वभाव लिखे हैं जो आमतौर पर हमें पता होते हैं। दूसरा, अभी आड़े तिरछे ढंग से यानी ऐसे चलती है, तो आड़े तिरछे ढंग से चलने के कारण इसको क्या बोल सकते हैं हम, जल तरंगों के समान है, जल तरंगों के समान। एक पॉइंट अब आपको पता हो कि पीसीएस वगैरह में भूकंप के बारे में जो प्रश्न बनते हैं, बहुत बार मैचिंग करवाना आता है। ध्वनि तरंगों के समान, प्रकाश तरंगों के समान, जल तरंगों के समान, गहराई के आधार पर, तेजी के आधार पर, ये सब पॉइंट आते हैं। तो आपको इसलिए इन कंसेप्ट को ठीक ठीक क्लियर करना चाहिए। तो जल तरंगों के समान चलती है। अब देखें दूसरा पॉइंट। अब जो कंसेप्ट है वो हम यहां पर लिखेंगे। अब देखिए, गहराई, जिसकी गहराई अधिक हो, या दूसरा पॉइंट गति अधिक हो। अब ये दोनों स्वभाव किसके हैं, हमने किया है अभी, प्राइमरी के हैं। गहराई अधिक हो, गति अधिक हो, दोनों चीजें पहले की सबसे ज्यादा थी। तो ये क्या होती हैं, सबसे कम नुकसानकारी होती है,
सबसे कम नुकसानकारी। देखिए तेज भी है और गहरी भी है, यही एक इनवर्स रिलेशन इन तरंगों का है कि सबसे ज़्यादा गहराई से आती हैं, सबसे तेज भी हैं, लेकिन फिर भी क्या करती हैं, नुकसान कम करती हैं। यही एक कंसेप्ट बनता है पेपर के अंदर कि जो भूकंप की तरंग सबसे ज़्यादा गहराई से आएगी तो प्रश्न होगा कि नुकसान कितना करेगी। तो हम आमतौर पे मान बैठते हैं कि गहराई से आ रही है, स्पीड भी सबसे ज़्यादा है तो नुकसान ज़्यादा ही करेगी, जबकि ये इन्वर्स है, उल्टा है, वो नुकसान सबसे कम करती है। थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्यों। वो बहुत गहराई से आती है, बहुत तेज़ आती है, तो बहुत तेज़ होने के कारण वो किसी भी जगह पर रुक नहीं पाती और किसी भी क्षेत्र को बहुत जल्दी क्रॉस करती है, और बहुत तेज़ होती है तो बहुत जल्दी निकल जाती है, इसलिए उसका नुकसान नहीं होता। ये कंसेप्ट है समझने के लिए। तो फिर इसी के कंपैरिजन में अगर हम दूसरा कंसेप्ट करें तो दूसरा कंसेप्ट क्या बनेगा, जिसकी गहराई कम हो, जिसकी गति कम हो, तो फिर क्या कहेंगे हम, नुकसान सर्वाधिक होगा, नुकसान सर्वाधिक होगा। तो नुकसान सर्वाधिक कौन करेगी, दोनों स्वभाव किसके सबसे ज़्यादा हैं, एल के हैं, जो सबसे कम गहरी है, जिसकी स्पीड भी 1 से 2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट आपने करना है। तो आप देखें, पहले की गहराई सबसे ज़्यादा तो नुकसान सबसे कम, दूसरी की गहराई इससे कम है तो नुकसान ज़्यादा है, इसकी गहराई सबसे कम है तो नुकसान सबसे ज़्यादा है। यानी गहराई जितनी ज़्यादा होगी नुकसान उतना ही कम होगा, स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही नुकसान कम होगा। स्पीड कम होगी, जैसे इनकी स्पीड है, तो स्पीड कम होने के कारण भूकंप की तरंग थोड़ा रुक के चलेगी, एक क्षेत्र में रुकेगी और वहाँ पर नुकसान करके ही आगे बढ़ेगी। तो ये एक कंसेप्ट और हमने यहाँ पर किया। दूसरा प्रश्न अब आप बताएंगे, सोचेंगे उसको अपने मन में। एक साइंस की टर्म यहाँ पर है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता। तीव्रता को दोस्तों कभी भी हमें गति से नहीं लेना चाहिए कि तेज गति की बात होगी। तीव्रता का मतलब यहाँ पर सिंपल वे में आपको मैं बताऊं, क्षेत्र से होता है, और क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एरिया, कि कौन सी भूकंप की तरंग कितना एरिया कवर करती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी हाई है। जैसे हम बोलते हैं कि ध्वनि की तरंग के साउंड वेव्स किसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है, ऐसे ही भूकंप की तरंग कि कौन सी की इंटेंसिटी सबसे कम है और किसकी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ पर कवर कौन करेगी, तो ये नुकसान के आधार पर हम तय कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी किसकी प्लस में है, एल की है, और सबसे कम किसकी है, पी की है। ये गुजरती तो ठोस द्रव गैस तीनों से है, लेकिन एरिया बहुत कम लेती है क्योंकि बहुत जल्दी निकल जाती है। ये आड़े तिरछे ढंग से चलती है तो एरिया ज़्यादा कवर करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, तो कमेंट ज़रूर करना अगर आपको समझ न आए तो इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई, एल की, और इंटेंसिटी सबसे कम किसकी हुई, प्राइमरी की। अब देखें दूसरा पॉइंट यहीं पर। अब इन भूकंप की तरंगों को क्या क्या नाम बोलते हैं जहाँ पर ये निकलती है। अब देखिए, मान के चलिए कि भूकंप की तरंग यहाँ पर पैदा हुई और ऐसे करते हुए वो यहाँ पर निकल गई, तो इस क्षेत्र को बोलेंगे हम एपी सेंटर, और इसको हम बोलेंगे, सॉरी फॉर मिस्टेक, ये थोड़ा रिवर्स हो गया, इसको हम बोलेंगे फोकस सेंटर, ये आएगा, और इसको हम बोलेंगे एपी सेंटर। दोबारा फिर बता देता हूं, जहां पे भूकंप की तरंग की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति मतलब उसका पैदा होना,
यानी जहाँ पर भूकंप की तरंग पैदा होती है उसको क्या बोल लेंगे हम? फोकस सेंटर, यानी मूल केंद्र। यानी भूकंप की तरंगें पृथ्वी की गहराई में यहाँ पर बनी और यहाँ से होते हुए पृथ्वी के धरातल के इस हिस्से से बाहर निकल गई, यहाँ पर नुकसान किया, तो इसको क्या बोला हमने? एपिसेंटर, यानी अभिकेंद्र। तो प्रश्न क्या बनता है, अगर मैं आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछूं कि भूकंप की तरंगों से नुकसान कहाँ पर ज़्यादा होगा, एपिसेंटर पे होगा कि फोकस सेंटर पे होगा? सोच लेना मन में, वीडियो को रोकना, फिर मेरा उत्तर सुनना। मैंने कहा कि भूकंप की तरंगों का नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? फोकस पे होता है कि अभिकेंद्र पे होता है? तो नुकसान कहाँ पर ज़्यादा होगा? जहाँ पर सबसे पहले वो दिखी है, क्योंकि यहाँ से तो चली है पृथ्वी की गहराई से, इसका असर तो यहाँ पर होगा जहाँ से ये ज़मीन को फाड़ करके बाहर निकलेगी। तो अभिकेंद्र पर क्या है? नुकसान ज़्यादा है, या जहाँ पर तरंग सबसे पहले दिखाई देती है वहीं पर नुकसान ज़्यादा है। तो एपिसेंटर हुआ और हमारा फोकस सेंटर हुआ। उसके बाद देखें दूसरा पॉइंट, अब इन भूकंप की तरंगों को हम कैसे मापते हैं? तरंगों को मापा जाता है रिक्टर स्केल पर, जिसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ये स्केल, रिक्टर स्केल यानी सिस्मोग्राफ, ये कहाँ से कहाँ मापता है? 0 से 9, यानी नंबर दिया जाता है कि भूकंप की तरंग की तीव्रता कितनी थी। तो तीव्रता मापी जाएगी, इंटेंसिटी मापी जाएगी। अगर तीव्रता 5 है तो यहाँ पर नुकसान नहीं होता। आप देखना, 5 के ऊपर नुकसान शुरू होता है, 5 तक नुकसान नहीं है, हल्का नुकसान मान सकते हैं, जिसको बहुत सीरियस डैमेज की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। लेकिन अगर नुकसान तीव्रता दिखाई भूकंप की 6, तो वो 5 से 10 गुना ज़्यादा है 6 पे, तो 6 पे तो नुकसान हुआ। जब 7 पे गए तो 6 का 10 गुना, जब 8 पर गए तो 7 का 10 गुना, जब 9 पर गए तो 8 का 10 गुना। इसका मतलब क्या है कि जब भूकंप की तीव्रता 0.1 बढ़ती है तो नुकसान पीछे के मुकाबले 10 गुना बढ़ता है, यानी तीव्रता 1 बढ़ेगी और नुकसान 10 बढ़ेगा। तीव्रता 1 गुना बढ़ेगी, नुकसान 10 गुना बढ़ेगा। तो 0 से 9 तक तो आप मान सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी हो के जलजला आ जाए, तो 9 ही मान सकते हैं। यानी अगर 7 का है, 8 का है, 9 का है, जो बताया जाता है कि तीव्रता कितनी थी, 5 थी, तो हम मान सकते हैं कि वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर तीव्रता 6 पे है तो मान सकते हैं कि नुकसान हुआ है। और अगर पॉइंट आता है जैसे कि नेपाल में या 2015 में, तो नेपाल में जो 2015 के अंदर भूकंप था, जहाँ पर भारत ने ऑपरेशन मैत्री और ऑपरेशन राहत चलाया, तो 7.9 था। तो इट वाज ए सीरियस डैमेज, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर नुकसान था। तो ये है भूकंप की तीव्रता के बारे में, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। तीव्रता मापी जाती है 0 से 9। नुकसान लगभग कहाँ से शुरू हो जाता है? बहुत ज़्यादा, 6 से 5 पे चीज़ें थोड़ी बहुत हिल सकती हैं, जो हमें महसूस होती हैं कई बार, केवल वो होता है, नुकसान नहीं होता। तीव्रता 1 बढ़ेगी तो नुकसान कितना बढ़ेगा? 10 गुना बढ़ेगा। तो ये हमने भूकंप की तीव्रता को मापा। उसके नुकसान का अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, कहाँ पर पहले दिखेगा। तो पृथ्वी के ऊपर भूकंप सर्वाधिक कहाँ पर आते हैं? तो प्रशांत पेटी। प्रशांत पेटी का मतलब क्या है? प्रशांत महासागर का क्षेत्र। तो पूरी पृथ्वी के 50% से अधिक भूकंप यहीं पर आते हैं। 50% से अधिक भूकंप प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र हैं, जैसे फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन देशों के, यानी जो प्रशांत का क्षेत्र या प्रशांत महासागर के साथ जुड़े हुए ये देश हैं, जो 2-4 हमने नाम लिए, तो यहाँ पर भूकंप से नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। प्रशांत के द्वीपों पे नुकसान सर्वाधिक होता है। तो हम बात यहाँ पर करेंगे भारत की। भारत में भूकंप जोन,
देखिए इस कंसेप्ट में बहुत कुछ कर पाए हैं। अगर आप इस क्लास को सीरियसली देख रहे हैं तो इससे बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। भारत में भूकंप जोन क्या है? तो भारत में भूकंप जोन है हिमालय का क्षेत्र, यानी जिन जिन राज्यों में हमारे हिमालय पर्वत की सीमाएं लगती हैं, क्योंकि हिमालय का बनना भी प्लेट टेक्टोनिक ही है। हम प्लेट टेक्टोनिक उम्मीद करते हैं, कोशिश करेंगे कि अगली क्लास ही हमारी प्लेट टेक्टोनिक की हो। तो हिमालय जो हमारा बना हुआ है ये पूरा भूकंप जोन है। हिमालय के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्से, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट, तो ये सारे हमारे भूकंप जोन में आते हैं। जबकि हमारा जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, वो भूकंप जोन में इतना नहीं आता। तो भारत का भूकंप जोन क्या है? हिमालय का क्षेत्र सारे का सारा। अब देखें कुछ और कंसेप्ट मैं आपको भूकंप का बताऊं, एक दो। जैसे हम बोलते हैं भूकंप छाया क्षेत्र, ये कई क्षेत्रों में नाम लिया जाता है छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र का मतलब यहाँ पर क्या है? इसको बोलते हैं शैडो जोन। एक चीज़ यहाँ पर आपको दोस्तों समझ लेनी चाहिए, छाया क्षेत्र किसी के भी साथ लिखा मिले, जैसे वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो जोन, भूकंप छाया क्षेत्र, तूफान छाया क्षेत्र, सुनामी छाया क्षेत्र, कोई भी नाम आ सकता है। छाया क्षेत्र का मतलब है कि वहाँ पर जैसे भूकंप छाया क्षेत्र, तो इसका अर्थ क्या है? भूकंप की तरंग नहीं पहुँचती, उस जगह को हम बोलते हैं छाया क्षेत्र। तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होगा? जहाँ पर बारिश नहीं पहुँचती, जैसे भारत में लद्दाख है, तो एक तरह से वृष्टि छाया क्षेत्र ही है। भूकंप जोन की बात करें तो भारत में राजस्थान है, जहाँ पर भूकंप के संभावनाएं सबसे कम है पूरे भारत के अंदर। तो भूकंप छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ, फैक्ट नहीं, कि छाया क्षेत्र का मतलब समझिए। तो कुछ भी लिखा हो छाया क्षेत्र के आगे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो चीज़ वहाँ पर कम है। हम लिख देंगे सुनामी छाया क्षेत्र, तो इससे समझ में सीधा सीधा आ रहा है कि वहाँ पर सुनामी नहीं पहुँचती है। तो ये था हमारा भूकंप के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि भूकंप के बारे में बहुत से पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। भूकंप के लाभ भी होते हैं, भूकंप की हानि भी होती है, क्योंकि जहाँ पर मैं एक लास्ट 1 मिनट के लिए आपको करवा देता हूँ पॉइंट, भूकंप का लाभ क्या हो सकता है। अब आप देखें तो भूकंप का जो लाभ है सबसे बड़ा, भूकंप से पृथ्वी की संरचना का पता लगता है। पृथ्वी की गहराई या संरचना के बारे में हमें पता लगता है। संरचना का पता कि जैसे भूकंप के साथ बहुत सी चीज़ें बाहर आती हैं, ज्वालामुखी के साथ बहुत सी चीज़ें बाहर आती हैं, तो हमें पता लगता है कि भूकंप की तरंग कितनी गहराई से आई है। तो हम कितनी कर लेते हैं? अभी तक जो हमें पता है कि पृथ्वी की गहराई 6000 किलोमीटर है। ये भूकंप के कारण ही हमें पता लग पाया है। अदरवाइज हम कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल ढंग से जो हमने होल जो छेद किया है वो 12 किलोमीटर से ज़्यादा हम नहीं कर पाए हैं। तो फिर भी हम कहते हैं कि पृथ्वी अभी तक हमें पता है कि 6000 किलोमीटर गहरी है, तो भूकंप से ही पता लगा। दूसरा पॉइंट, हमें क्या पता लगता है? नए स्रोत। नए स्रोत मीन्स जैसे जल का स्रोत। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भूकंप के कारण क्या हुआ कि एक छेद हुआ, भूकंप की तरंगें निकली, धरती को उसने वहाँ से क्या किया? उखाड़ा, छेद दिया, काट दिया, एक रास्ता बना दिया। तो कई बार क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे से स्वच्छ जल के स्रोत उस होल के माध्यम से, उस छेद के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर फूट पड़ते हैं। तो ऐसी झीलों को बोलते हैं टेक्टोनिक लेक। भारत में बहुत सी हैं, इंडियन ज्योग्राफी में हम करेंगे, उनको टेक्टोनिक या विवर्तनिकी झील बोलते हैं हम, जो ऐसे इन कारणों के कारण पैदा हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ भूकंप का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। धन्यवाद।